चलिए दोस्तों, सेट 2 शुरू करते हैं। डेली टेस्ट सीरीज का सेट 2 नंबर शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन है, खुद से मिलाना है। उसके बाद जितना सही हुआ है नीचे बताना है कितना सही हुआ है, ठीक है। जिसको नहीं लिखना है वो अपना कॉपी लेके आओगे, उसका कॉपी क्लास में चेक होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन क्या है? पीओके कश्मीर का कितना % भाग है? पीओके कश्मीर का कितना % भाग है, इसके बारे में पहले जानते हैं। पहले कश्मीर का मैप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कश्मीर के बारे में थोड़ा सा रफली मैप ड्रॉ करते हैं, दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक। उसके बाद इसके बारे में जानते हैं। इतना भाग पीओके कहलाता है, ये वाला भाग पीओके कहलाता है। पीओके का फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसका हिंदी होता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद, ठीक है। उसके बाद पीओके जो है पूरा कश्मीर का, या कश्मीर और लद्दाख का, ये दोनों मिला के 30% एरिया है। 30% एरिया। और इसको बोलते हैं अक्साई चीन। 10% एरिया, इस पे चीन का अधिकार है और इस पे पाकिस्तान का अधिकार है। 30% एरिया को, इसको मिटा देते हैं। 30% एरिया को 3 भाग में बांटा गया है। इस वाले भाग को बोलते हैं गिलगिट, इस वाले भाग को गिलगिट, इस वाले भाग को बाल्टिस्तान, और इधर आज़ाद कश्मीर, इधर आज़ाद कश्मीर। पीओके मतलब समझ में आ गया। पीओके में 2-3 चीज़ बहुत फेमस है, उसके बारे में जान लेते हैं। पीओके में एक झील है, पीओके में एक झील है जिसका नाम है गंगा, जिसका नाम है गंगा। पीओके में एक झील है जिसका नाम है गंगा, गंगा झील। झील पूछ सकता है कि गंगा झील वर्तमान में कहाँ है, भारत या पीओके में? पहले भारत में था, लेकिन अभी गंगा झील पीओके में। एक घाटी फेमस है, घाटी बताए थे, घाटी किसे कहते हैं? 2 पहाड़ी के बीच के एक गांव बसा हुआ हो उसे घाटी कहते हैं। घाटी शारदा घाटी, शारदा घाटी। एक और घाटी नाम, एक और घाटी का नाम है शारदा घाटी। एक और घाटी नीलम घाटी, नीलम घाटी। ये दोनों घाटी का नाम याद रखना है, ठीक। पीओके में एक शारदा घाटी, एक नीलम घाटी है। झील में एक गंगा झील है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पूरे कश्मीर का 30% एरिया है, 3 भाग में बांटा गया, गिलगिट, बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर। यहाँ सस्काम वैली था, ठीक है। इस एरिया में सस्काम वैली था। सस्काम वैली को पीओके चीन को दे दिया। सस्काम घाटी या सस्काम वैली चीन को दे दिया। और यहीं पर है अपना सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर युद्ध स्थान है, सबसे ज़्यादा ठंडा युद्ध स्थान पूरे विश्व में कहाँ पाया जाता है? सियाचिन ग्लेशियर पर। इस पे भारतीय सेना का अधिकार है, भारतीय सेना यहाँ रहती है, ठीक है। कोशिश किया था चट्टा लेने का, लेकिन नहीं ले पाया। भारतीय सेना अभी यहाँ पर रहता है। और इस सब ये चीज़ में जो नहीं पता है वो कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा? अभी नहीं दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का अभी का सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये अभी का ये चीफ मिनिस्टर है। इसका राज्यपाल भी याद रखना, राज्यपाल, राज्यपाल है राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल भूल गए। राजेंद्र, राजेंद्र विश्वनाथ
आर्लेंकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेंकर राज्यपाल हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, सबको पता है, लेकिन दूसरी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, दूसरी राजधानी इसका धर्मशाला है। धर्मशाला, जैसे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और दूसरी राजधानी जम्मू, याद रखना। हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी शिमला और दूसरी राजधानी धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में सेब के लिए फेमस है। यहाँ की अर्थव्यवस्था जल विद्युत पर भी चलता है। यहाँ पर पर्यटक भी आता है, तो इसका जो अर्थव्यवस्था है इस सब पे चलता है, सेब, जल और पर्यटक। हिमाचल प्रदेश का गठन जब हुआ था 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1971 को। ठीक, एक बार रिवीजन कर लेते। हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेंकर, इसकी राजधानी शिमला, दूसरी राजधानी धर्मशाला। इसका पर्यटक अर्थव्यवस्था किस पे आश्रित है? सेब पर। कुल्लू घाटी, याद है, सेब पर। उसके बाद विद्युत, जल विद्युत पर, जल से विद्युत बनाया जाता है। उसके बाद पर्यटक पे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर घूमने लायक जगह है, मनाली, शिमला। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, जो नहीं पता है वीडियो रोक के उसको लिखना है, ठीक है? हम क्लास में पूछेंगे ये सब, जितना चीज़ हम बता रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन पंजाब में कितने प्रमुख नदियाँ? प्राचीन पंजाब में कितने प्रमुख नदियाँ? ये कहाँ की बात कर रहा है पता है? जब पाकिस्तान नहीं बना था तब जो पंजाब हुआ करता था, बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। उस समय पंजाब में कितना नदी था? उस समय पंजाब में 5 नदी था, 5 नदी थी। कौन कौन सी नदी? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। ये 5 नदी पंजाब से होकर गुजरती थी। पंजाब शब्द जो है, पंजाब शब्द फारसी भाषा पंज से लिया गया। पंज मतलब होता है 5 और आब मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, ये दोनों को मिला के बना दिया गया पंजाब। तो पंजाब मतलब होता है 5 नदियों की भूमि। पंजाब मतलब 5 नदियों की भूमि। और वर्तमान में पंजाब में कितनी नदियाँ बहती? मात्र 3 नदी, रावी, सतलुज, ब्यास। झेलम और चिनाब नदी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बहने लगी, ठीक है? पंजाब वहाँ पर भी पड़ा है पाकिस्तान में। पंजाब का जो सीएम है अभी का भगवंत मान है। पंजाब का सीएम भगवंत मान। पंजाब का राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, पंजाब का राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। ये सब पूछ देता है राज्यपाल, सीएम पूछे या न पूछे, राज्यपाल पूछ देता है। वर्तमान में पंजाब का राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, सीएम भगवंत मान। पंजाब फारसी भाषा पंज से बना है। पंजाब में वर्तमान में कितनी नदी? वर्तमान में मात्र 3 नदी। प्राचीन पंजाब में कितना नदी? प्राचीन पंजाब में 5 नदी, ठीक है, याद रहेगा। पंजाब का गठन कब हुआ था? पंजाब का गठन कब हुआ? पंजाब का गठन जो है, दिख रहा है इधर, दिखता होगा, शाह आयोग के सिफारिश पे हुआ था। शाह आयोग के सिफारिश पे 1 नवंबर 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में शाह आयोग के सिफारिश पे हुआ था पंजाब का गठन, ठीक है, याद रखना। 1 नवंबर 1966 को पंजाब का गठन हुआ था। यह सब चीज़ याद है तो अच्छा बात है, नहीं याद है तो लिखना है। आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं 4 नंबर पर। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। ऑप्शन ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचित क्षेत्र का। ऑप्शन सी, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित
संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक, ऑप्शन डी होगा, वीडियो कट गया था इसीलिए ऑप्शन डी होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसमें होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि भारत का जो संविधान है वो संविधान भारतीय लोगों के अनुसार बनेगा। ठीक है, महात्मा गांधी को गाली देना बहुत आसान है। बहुत सारे युवा को देखोगे महात्मा गांधी को गरियाते रहता है, बहुत कम जानता है उनके बारे में। ठीक, उनको कहा जाता है कि बगल में 2 लड़कियों के कंधे पर हाथ रख के चलता था। ठीक, कभी उससे पूछना वो दोनों लड़की का नाम क्या था। दोनों लड़की के कंधे पर जो हाथ रख के महात्मा गांधी चलता था, कभी उनसे पूछना कि दोनों लड़की का नाम क्या था। ठीक है, उसके बाद कहना कि तुम गाली देना महात्मा गांधी को। गाली देना आसान है, महात्मा गांधी बन के दिखा तब जानेंगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्यान प्रदान की गई है? अगर भाग पूछे किस भाग को आत्मा कहा गया है, प्रस्तावना, किस भाग को? प्रस्तावना को। अगर भाग पूछे तो किस भाग को आत्मा कहा गया? प्रस्तावना। अगर अनुच्छेद पूछे किस अनुच्छेद को आत्मा कहा गया, उसमें भीमराव अंबेडकर अगर लगाया रहे किस अनुच्छेद को आत्मा कहा गया है, तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचार। प्रस्तावना के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रस्तावना ऐसे सबको पता है, एक बार रिवीजन कर लेना। प्रस्तावना, प्रस्तावना को पेश किसने किया था? प्रस्तावना को पेश पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसी ने पेश किया था। प्रस्तावना को कब पेश किया था? पहली बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक पहली बैठक हुई थी। इसमें टोटल 211 लोग भाग लिए थे। टोटल 211 लोग भाग लिए थे। मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लिया था। उसके बाद इसी में चुना गया अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष को चुना गया सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा। उसके बाद अस्थाई उपाध्यक्ष, अस्थाई उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। अस्थाई उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। उसके बाद पहला ही बैठक में 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया। अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अस्थाई उपाध्यक्ष, अस्थाई उपाध्यक्ष, अस्थाई उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। अस्थाई उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। सलाहकार बी.एन. राव। दिख रहा बी.एन. राव। ठीक है। 11 दिसंबर 1946 का अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, सलाहकार बी.एन. राव। इसी में प्रस्तावना को पेश किए थे कौन? जवाहरलाल
नेहरू प्रस्तावना को पूरी तरह सजा के एकदम पेश किए थे कि हमारे प्रस्तावना को स्वीकृत कर लीजिए। तो इस पर बोला गया ठीक है आगे बात किया जाएगा। उसके बाद आगे जब दूसरा बैठक हुआ था, दूसरा बैठक कब हुआ था? 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 इसके बीच दूसरा बैठक हुआ था। इसी के बीच 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्तावना को स्वीकृति प्रदान की गई, प्रस्तावना को मान लिया गया। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा नहीं गया, मान लिया गया था। जोड़ा गया था सबसे लास्ट में, प्रस्तावना को सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकृति प्रदान हुई थी। प्रस्तावना कौन स्वीकृति दिलाने में आगे आए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। ये चीज़ बता दिए, ये सब चीज़ बता चुके हैं क्लास में। जिसको नहीं पता है वो लिख लेना है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। दूसरा बैठक जो है बहुत किताब में दिया गया, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946, तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946, गलत है। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 के बीच, दूसरा बैठक 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 के बीच, तीसरा बैठक है, चौथा बैठक है, पांचवा बैठक है। आगे का जब प्रस्तावना क्वेश्चन आएगा सब बता देना। ठीक है, इसको लिख लेना। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एक चीज़ लिखे ने, प्रस्तावना को पेश कब किया गया? प्रस्तावना को पेश 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। प्रस्तावना को पेश 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, इसके 2 दिन बाद। ठीक है, उसके बाद इसकी स्वीकृति प्रदान हुई 22 जनवरी 1947 को। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? देखिए, सिख गुरु में टोटल 10 गुरु हुए थे। ठीक है, सिख गुरु में टोटल 10 गुरु हुए थे। 10 गुरु का कुछ ना कुछ योगदान है। 10 गुरु को हम लिखा देते हैं। अभी फ़िलहाल 10 गुरु को याद करना है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ बता देते हैं। उसके बाद इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में। ठीक है, अभी हम 10 गुरु को लिखा देते हैं। किसने गुरु लिपि का गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी वो भी बताते हैं। ठीक है, 10 गुरु का नाम यहाँ पे बता दिए हैं। पहला गुरु गुरु नानक देव, दूसरा गुरु गुरु अंगद, तीसरा सबका के गुरु गुरु लगाना है। ठीक है, गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, आठवां गुरु हरकिशन, नौवां गुरु तेग बहादुर, 10वां जो कि लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनके बारे में जानते हैं। गुरु नानक, इसने सिख धर्म का स्थापना किए थे। उसके बाद गुरु अंगद, इसने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। ठीक है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत ऑप्शन में गुरु अंगद था, गुरु अंगद होगा। अमरदास, गुरु रामदास अमृतसर की स्थापना किए थे गुरु रामदास। स्वर्ण मंदिर का स्थापना अर्जुन देव किए थे। इन्हीं को कहा जाता है सच्चा बादशाह, सच्चा बादशाह गुरु अर्जुन देव को। उसके बाद हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर, इन्हीं को औरंगजेब इन्हीं को औरंगजेब मृत्युदंड की सज़ा दिया था। तेग बहादुर, ठीक है, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड की सज़ा दिया था। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पद की शुरुआत की थी। उसके बाद 10 गुरु के बाद कोई गुरु नहीं बना था, अभी तक नहीं बना है। 10 ही गुरु है, 10 गुरु को याद रखना। आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये अभी तुरंत बताए थे, किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? 4 राज्य, 4 कितना राज्य? 4 राज्य में। ठीक है, आगे 10 नंबर, नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिका में डीएनए होता है? इसको बनाना है। क्वेश्चन देख लिया, नाभिक के अलावा कोशिका किस कोशिकाओं में डीएनए होता है? ऑप्शन ए तारक केंद्र मतलब सेंट्रियोल, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ठीक, डीएनए
डीएनए का ही जो छोटा रूप होता है जीन होता है। जीन एक वंश से दूसरे वंश में आनुवांशिक सूचना को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है, ठीक है। वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले ऑप्शन में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा लवक 3 प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। इन तीनों में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार का होता है, तीनों में किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। किस किस में डीएनए पाया जाता है? या तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा या तो क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो ये सब पौधा में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पौधा में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी पौधा में पाया जाता है, लेकिन जीव जंतु में केवल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। जंतु में केवल माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। एवं केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। लिख दें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। एक और फुल फॉर्म होता है आरएनए का। डीएनए का फुल फॉर्म है आरएनए का। आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखना, डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। जीव विज्ञानों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किए हैं, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक क्या है? सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक कीट पाया गया, ठीक है। सबसे अधिक पूरे पृथ्वी पर जीव जंतु में कीट पाया गया। कीट मतलब समझ रहे हो? इंसेक्ट पाया गया, ठीक है। जहाँ भी देखो, पानी में देख लो कीट है, हवा में देख लो कीट है, खाना में देखो कीट है, खाना में भी कीट रहता है, खराब होने के बाद हो जाता है, ठीक है। कीट पतंग पाया गया, इंसेक्ट सब पाया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी, कीटों में। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है। आगे क्वेश्चन, सन 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया? एकदम फेमस क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। सबको पता है, जिसको नहीं पता है याद कर लेना है कि बिहार से नेतृत्व कुंवर सिंह किया था। कहाँ के थे कुंवर सिंह? जमशेदपुर के। कहाँ के थे? जमशेदपुर के, ठीक है। कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद इनके भाई थे अमर सिंह। कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने लिख देते हैं, इनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व को संभाला था। और इस आंदोलन को बिहार जो नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह, इसको दबाया किसने था? विलियम विसेंट ने इस आंदोलन को दबाया था। विलियम एवं विसेंट आयर और विलियम टेलर और विसेंट आयर, इस आंदोलन को दबा दिया गया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व किया था। कहाँ के थे? तो जमशेदपुर के थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना में उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। 1916 में, लेकिन कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। डेट याद रखना, 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। आगे क्वेश्चन है पटना से रिलेटेड, पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना में उच्च न्यायालय का स्थापना, और ये क्वेश्चन, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई थी? ठीक है, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। 1917 में, 1 साल बाद हुआ था। 1 अक्टूबर 1917 में
पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था एवं पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक, डेट याद रखना है। आगे क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट पुरातात्विद भी थे, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, दोनों थे। कभी कभी ऑप्शन में भूगर्भ वैज्ञानिक नहीं रहता है, पुरातात्विद होगा। कभी कभी पुरातात्विद नहीं रहता है तो भूगर्भ वैज्ञानिक, कभी कभी दोनों रहता है तो दोनों होगा, पुरातात्विद भी और भूगर्भ वैज्ञानिक भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव जो है मुख्यतः पैसों के पीछे भागता है। ठीक है, मानव जो मुख्यतः पैसों के पीछे भागता है, पैसा हो पैसा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा अर्थव्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 18 नंबर, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य अपना आप को बहुत बड़ा मानव समझता था, इसीलिए इसका आंसर होगा श्रेष्ठ पुरुष। आर्य अपने आप को इंगित करता था श्रेष्ठ पुरुष में। ठीक है, श्रेष्ठ वंश का है, आर्य का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ पुरुष या श्रेष्ठ वंश। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना प्रावधान किया गया है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, इसी एक्ट को सर्वप्रथम कहा गया लिखित अधिनियम। लिखित अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को सर्वप्रथम इसी को कहा गया था लिखित अधिनियम। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में, उस समय कलकत्ता लिखाता था, कोलकाता ही लिख देते, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। ठीक है, इसमें मुख्य न्यायाधीश एक थे जिनका नाम है एलिजा एम्पे, जिनका नाम है एलिजा एम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश का नाम, एक का नाम चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। लेमिस्टर, हाइड, चैम्बर्स, 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। कब इसका गठन हुआ था? 1774 में। किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक, आगे क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, सर्वदलीय सम्मेलन। इसका आंसर स्वराज पार्टी हो जाएगा। इसका आंसर जो है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था और ये मांग किया था 1934 में। संविधान सभा का ये मांग किया था 1934 में। इसका गठन हुआ था 1923 में। गठन करने वाला चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, स्वराज पार्टी। लेकिन आप लोग को बताना याद है, इससे भी पहले व्यक्ति के रूप में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन का मांग किसने किया था? याद है? बोलो बोलो। एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय, इसी ने सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन का मांग किया था। सब चीज़ गूगल पे नहीं मिलता है, जाके खोज लेना, कोई और नाम आता है। एम.एन. रॉय 1934 में संविधान सभा की मांग की थी एम.एन. रॉय। उसके बाद पार्टी के रूप में स्वराज पार्टी। उसके बाद सब चिल्लाने लगा संविधान सभा का गठन होना चाहिए, संविधान सभा का गठन होना चाहिए। उससे पहले सब चिल्ला रहा था संविधान का गठन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन भीमराव अंबेडकर है, जे.बी. कृपलानी है, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है। तो कुछ यहाँ पर समिति था उसके अध्यक्ष, जैसे तदर्थ झंडा समिति,
तदर्थ झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, ठीक। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, ठीक। राज्यों से समझौता समिति जवाहरलाल नेहरू। ये सब चीज़ हम लिख देते एक जगह, उसको याद करना। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, ठीक है। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों से समझौता समिति, इन तीनों का जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति, इसका भी जवाहरलाल नेहरू, यानी इसका जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा। प्रांतीय समिति। मूल अधिकार और अल्प संख्यकों परामर्श समिति, ये दोनों का होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यकों का उप समिति एच.सी. मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति। उसके बाद संचालन समिति, तदर्थ झंडा समिति। इन तीनों का हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद और था कार्य समिति था, ठीक है। प्रेस दीर्घा समिति था उषानाथ मेहता, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, प्रारूप जांच समिति जवाहरलाल नेहरू। ये सब फेमस है, तो ये सबको याद रखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था संघ संविधान समिति, कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसको वीडियो रोक के लिखना है। चलिए रीजनिंग है। रीजनिंग में शुद्ध हिंदी लिखा हुआ, परिवीक्षा, पदोन्नति, नौकरी, साक्षात्कार, अस्थायीकरण, ठीक है। इसको बनाना है, इसको अपने दिमाग से बनाना है, सोच के। सबसे पहले आप साक्षात्कार होइएगा, साक्षात्कार मतलब पढ़ल लिखल होइएगा, ठीक है। जब पढ़ल लिखल होइएगा तो आपको क्या लगेगा? नौकरी लगेगा, ठीक है। तो 1 नंबर पे साक्षात्कार आएगा, 2 नंबर पे इधर लिखते हैं, 1 नंबर पर साक्षात्कार और 2 नंबर पर नौकरी, नौकरी लगेगा। परिवीक्षा, परिवीक्षा मतलब पता है कौन सी होता है? इंटरव्यू। नौकरी लगेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जब इंटरव्यू होगा उसके बाद आपको नौकरी लग जाएगा। इंटरव्यू पास होने के बाद आप एक अस्थायीकरण निवासी हो जाइएगा, अस्थायीकरण एक जगह रहने लगेगा, ये हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद आपका पद उन्नति होगा, मतलब प्रमोशन होगा। 5 देखिए कौन ऑप्शन में 4 4 3 4 3 3 के बाद 1 1 के बाद क्या हुआ था? अस्थायीकरण 5। उसके बाद क्या हुआ? पदोन्नति 2। कौन ऑप्शन भी है? सी नंबर में, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये अपना दिमाग से सोचने वाला है, कौन पहले होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में, ऐसे ही देगा। आगे एक रीजनिंग देखते हैं। आगे एक रीजनिंग देखिए। जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से है उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे होगा? तो देखिए अध्ययन करने से ज्ञान मिलता है, ऐसे बनाना है। अध्ययन करने से ज्ञान मिलता है, कार्य करने से क्या मिलेगा? कार्य करने से अनुभव मिलेगा,
वेतन मारे हो, अनुभव होगा, कार्य करने से अनुभव मिलेगा, ठीक है, इसका आंसर अनुभव होगा। अगला रीजनिंग देखते हैं, रीजनिंग देखते हैं अगला। इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ किया क्या है, 21 लिखल है, 24 लिखल है, 27 लिखल है, सी लिखल है, एफ लिखल है, आई लिखल है, वो डब्बा में का होगा, ठीक है, वो डब्बा में का होगा, दिमाग लगाना। 21 से 24 हुआ कैसे, 3 जोड़ने से। 24 से 27 कैसे हुआ, 3 जोड़ने से। तो 27 के बाद हम क्या करेंगे, हम वो 3 जोड़ेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 3 जोड़ेंगे तो कौन सी हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 वाला जो ऑप्शन है उसको पकड़ना, बाकी ऑप्शन हटाना। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन अगर 2 मिल गया तब और आगे करना है, ठीक। ऑप्शन 1 मिला तो वही आंसर मारना है। अब ऑप्शन 2 मिल गया है, अब देखिए सी से एफ क्या किया है, सी डी ई एफ 3 जोड़ा है। उसके बाद एफ से आई कैसे गया, एफ के बाद हाँ जी एच आई 3 जोड़ा है, ठीक है। एफ के बाद 3 जोड़ा था, हम 3 को जोड़ेंगे। आई के बाद जे के एल, एल देखिए कौन ऑप्शन में 30 और एल मिल गया, वही होगा आंसर, ठीक है, 30 एल आंसर होगा। आगे रीजनिंग देखते हैं। देखिए रीजनिंग में बोला गया विमल जो है पूरब की ओर 20 मीटर चला, उसके बाद बाईं मुड़ा, फिर 10 मीटर चला, फिर बाईं मुड़ा। अब बोल रहा है शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, नहीं समझ में आया, यहाँ पर बनाना है। विमल सबसे पहले इस तरह से खींचना, ऊपर में नॉर्थ होता है मतलब उत्तर, नीचे में दक्षिण साउथ, और हमेशा ई वाला हाथ पूरब होगा, ठीक है, पूरब, और इधर पश्चिम, समझ में। इसको हिंदी में लिख देते हैं, उत्तर दक्षिण, ऐसा कोना में खींच लेना है, उसको बनाना है। अब विमल जो है पूरब में 20 चला, अब इंची से नहीं नापना है, ठीक है, अंदाजे खींचना है। ये 20 चला दिए हम, 20 चला पूरब। अब देखो इधर जा रहा, इधर के बाद वो बायां मुड़ा, बायां किधर मुड़ेगा, ई बायां की ई बायां, ठीक है, कैमरा में कहीं उल्टा नजर आए तो अपना देख लेना। बायां ई है, बायां ई है तो इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ा तो कितना चला है 10, हम 10 चला देते हैं, इधर से इधर अंदाजे में 10 चला दे। अब इंची लेके मापना नहीं है, 10 चला है, 10 मीटर, 10 मीटर कॉपी से बाहर हो जाएगा, 10 मीटर चला है, ठीक, किधर गया है अपना बायां उधर। उसके बाद फिर वो बायां मुड़ा, पहले इधर चल रहा था तो इधर बायां मुड़ा, अब ऐसे चल रहा है, अब इधर बायां मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा ना बायां, अब इधर हम मुड़ा देंगे। अब बायां मुड़ के कितना चला है, 20 चल गया है, 20 चला है कि 10 चला है, 20 मीटर चला है, कितना चला है, बायां मुड़ के 20 मीटर चला है, तो पक्का एकरे सीधा सीधी आ जाएगा, क्या कि इतना इतना 20 है, इतना इतना भी ई भी 20 भी चलेगा तो इतना एक सीधा सीधी आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है शुरुआती बिंदु से यहाँ तक में कितना दूरी है, यहीं से शुरुआत किया था ये विमलवा है, यहाँ शुरुआत किया था, तो विमल यहाँ शुरुआत किया, फिर बायां मुड़ा 10, फिर बायां मुड़ा 20। अब पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी, ई जितना दूरी है उतनी दूरी ई जाएगा, 10 मीटर ही गया था तो 10 मीटर न होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 10 मीटर है ऑप्शन में, 10 मीटर आंसर हो जाएगा, 10 मीटर। तो 25 क्वेश्चन हो गया है, 25 क्वेश्चन, कुछ रीजनिंग था, पॉलिटी था, हिस्ट्री था, बिहार स्पेशल था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन मिला के हम बना रहे हैं और टेस्ट ले रहे हैं, इसमें बनाना है, इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ बताते हैं, जो नहीं पता रहे उसको याद कर लेना, ठीक है। और जो होमवर्क बनाया था वो नीचे बताना क्या वो सही हुआ, जिससे पता चलता है कितना तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। नीचे में बताना है कितना सही हुआ, नहीं बताओगे तो कल क्लास कॉपी लेकर आना, कल पिटबो करेंगे हम, ठीक है, कल कॉपी लेकर आना, कल कॉपी हम चेक करेंगे, नहीं तो जो बनाए वो नीचे बता देना कितना सही हुआ, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन आएगा सैटरडे को, सैटरडे फ्राइडे को आएगा, फ्राइडे को क्वेश्चन आएगा और सैटरडे को हम इसका डिस्कशन डाल देंगे 8 बजे। ई वीडियो जो है 8 बजे मिलिए गया होगा, तो ई वीडियो रोज़ 8 बजे आएगा, ठीक है, और डिस्कशन 8 बजे और क्वेश्चन एक दिन पहले। तो फ्राइडे को क्वेश्चन आएगा, सैटरडे को डिस्कशन आएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया।